जय हिंद। मैं पिंकू विद्यार्थी लाइफ जेस में आपका स्वागत है। आज हम बिहार एसएससी पे चर्चा करेंगे। बिहार एसएससी की फर्स्ट क्लास की वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दी गई है। ये सेकंड क्लास की वीडियो है, आप इससे बढ़िया समझ लीजिए, बेहतर रहेगा। चलिए, तो इसमें किस तरह की क्वेश्चन है उस पर हम देखेंगे थोड़ा। तो देखिए साहब, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। यानी उच्च न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय। भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की संख्या में जो वृद्धि होती है तो वृद्धि करने की अधिकार किससे प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। क्या हो जाएगा? संसद। अब देखिएगा, ये आपका है उच्चतम न्यायालय। ये क्या है? उच्चतम न्यायालय। ये हो गया साहब आपका उच्चतम न्यायालय। तो देखिएगा, उच्चतम न्यायालय जो है ना, अब कहेगा कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ था साहब। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 28 जनवरी 1950 को हुआ था। अब इसमें पूछा जाए कि कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। 34। अब 34 न्यायाधीश में से मुख्य न्यायाधीश हो गया और अन्य न्यायाधीश हो गया। अन्य न्यायाधीश हो गया जिसमें मुख्य न्यायाधीश 1 है और अन्य न्यायाधीश 33 है। तो ये न्यायाधीशों की संख्या बढ़ता है क्योंकि जिस समय इसका स्थापना हुआ था ना, उस समय इसमें न्यायाधीशों की संख्या टोटल 8 था, जिसमें मुख्य था 1, अवान्य था 7। मतलब मुख्य हो गया 1, अवान्य था 7। तो सोचिए कि जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो उस समय मुख्य न्यायाधीशों की संख्या, मतलब जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी तो उस समय कुल न्यायाधीशों की संख्या 8 था। अब वही कुल न्यायाधीशों की संख्या अब कितना हो गया? 34। तो पहले 8 था साहब, अब हो गया 34। ये बढ़ाने का काम करता कौन है? यानी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को कौन बढ़ाता है? तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाता है संसद। कौन बढ़ाता है? संसद बढ़ाता है। चलिए, अभी 34 न्यायाधीश में 1 है मुख्य न्यायाधीश, बाकी जो 33 है वो अन्य न्यायाधीश है। ये अगला क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा उच्चतम न्यायालय में, हाँ, उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु। अगर कोई न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में सेवा दे रहा है, अगर कोई न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में वर्क कर रहा है तो उनकी सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? तो उनकी सेवानिवृत्त की आयु है साहब 65 वर्ष। यानी 65 वर्ष तक वो उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेवा दे सकती है। बल्कि इसमें न्यूनतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। यानी अधिकतम उम्र तो 65 बता दिया गया, यानी अधिकतम उम्र तो 65 बता दिया गया, लेकिन न्यूनतम उम्र की बात किया जाए, न्यूनतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाँ, कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था? कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था। अभी कॉलेजियम व्यवस्था क्या है? तो देखिएगा, ये उच्चतम न्यायालय है साहब। देखिए, ये उच्चतम न्यायालय है, ये उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, ये उच्चतम न्यायालय है। तो उच्चतम न्यायालय में एक होता है मुख्य न्यायाधीश, एक होता है मुख्य न्यायाधीश, एक होता है मुख्य न्यायाधीश। और हमें बताया जाता है कि मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। यानी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। ये जनरली हमको बता दिया जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ये सही बात है, लेकिन इसके लिए भी एक सिस्टम है साहब। सिस्टम यह है कि उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश जो भी वर्तमान में है, एक मुख्य न्यायाधीश, बोले तो 5, पांचों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाता है, जिस ग्रुप को हम कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम। यानी उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाता है और उसी ग्रुप को कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम। और ये 5 व्यक्तियों की ग्रुप कुछ न्यायाधीशों की सूची तैयार करती है, कुछ न्यायाधीशों की सूची तैयार करती है और ये सूची राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और उसी सूची में से एक व्यक्ति को राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है।
तो ये बात सही है कि मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, लेकिन किस विधि द्वारा? तो कॉलेजियम सिस्टम विधि द्वारा। चलिए, लेकिन ये शुरुआत में नहीं था, यानी सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम शुरुआत में नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम आया 1993 में। कब आया? 1993 में आया। चलिए अब आगे कह रहा है ना कि 18 अगस्त 2023 को भारत के किस शहर में शून्य छाया दिवस देखा गया? तो देखिए, होता क्या है ना कि सूर्य अगर तिरछा है तो हमारी जो छाया जो बनेगा ना सब वो तिरछा ही बनेगा, और कभी भी छाया सूर्य सर पे तो सीधे सीधे आ नहीं पाता है। लेकिन इस बार क्या देखा गया बंगलुरु में कि बंगलुरु में सूर्य जो था वो एकदम सिर पे आ गया था, और सूर्य को सिर पे आने के कारण छाया नहीं बन पाया। तो इसी पॉइंट को पूछा है कि भारत के कौन से ऐसे शहर है जहां शून्य छाया देखा गया, जिसको शून्य छाया दिवस कह रहा है, तो वो है साहब बंगलुरु। वो कौन है? बंगलुरु। ये इसरो की जो मुख्यालय जो है ना आपका, जो इसरो की जो मुख्यालय है वो आपका बंगलुरु में ही है, याद रखिएगा। कारण इजराइल कब स्वतंत्र हुआ? तो देखिएगा, इजराइल की बात किया जाए ना तो बताया जाता है कि एक देश था फिलिस्तीन, और ये फिलिस्तीन ब्रिटेन का गुलाम था। ये फिलिस्तीन जो था ब्रिटेन को गुलाम था, और ब्रिटेन ने ही फिलिस्तीन में यहूदियों को लेकर आया था, मुख्य रूप से यहूदियों को लेकर आया था, और फिलिस्तीन में यहूदियों को बसाने का सबसे बड़ा काम किया ब्रिटेन। और जब ये ब्रिटेन फिलिस्तीन को छोड़कर जा रहा था 1948 ईस्वी में, तो फिलिस्तीन को डिवाइड करके 14 मई 1948 ईस्वी को इजराइल नामक एक देश बनाया गया। तो उस हिसाब से इजराइल स्वतंत्र कब हुआ? तो इजराइल स्वतंत्र हुआ 14 मई 1948 ईस्वी को। अब देखिएगा, इजराइल की अगर कोई पूछे कि इसकी भाषा क्या है, इसकी जो भाषा है वो हिब्रू है। अब इसकी धर्म क्या है? तो इसका धर्म है साहब यहूदी। अब पड़ोसी देश देखिएगा, इजराइल का पड़ोसी है मिस्र, इजराइल का पड़ोसी है जॉर्डन, इजराइल का पड़ोसी है सीरिया, इजराइल का पड़ोसी है लेबनान। तो इजराइल का पड़ोसी कौन कौन देश है? इजराइल का पड़ोसी है मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान। ये इजराइल जो है ना वो भूमध्य सागर के तट पे बसा हुआ है साहब। देखिए, भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर की जो कुंजी जो है ना वो कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि को। तो कहीं पूछा जाए कि भूमध्य सागर का कुंजी किसे कहते हैं, तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का कुंजी कहा जाता है। और भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने की काम करती है साहब सुएज नहर, और भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है जिब्राल्टर जल संधि। चलिए अब एक क्वेश्चन है, कारण इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? इजराइल की प्रधानमंत्री तो इजराइल का जो प्रधानमंत्री जो है ना वो है बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल का जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। अभी इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर, गाजा पट्टी को लेकर ये सब विवाद चल रही है साहब। चलिए अब आगे की बात करते हैं, कारण सबसे लवणीय सागर कौन है? तो सबसे लवणीय सागर जो है ना साहब वो मृत सागर है। सबसे लवणीय सागर है मित्र सागर। इसमें सही है ना, सबसे लवणीय सागर मित्र सागर है। इसमें नमक की मात्रा अधिक होने के कारण, इसमें नमक, देखिए सबसे लवणीय सागर मित्र सागर है, इसमें नमक की मात्रा अधिक होने के कारण कोई भी जलीय जीव इसमें जीवित नहीं रहता। कोई भी जलीय जीव जो है ना इसमें जीवित नहीं, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत ना है, कोई भी जलीय जीव इसमें जीवित नहीं रहता है, इसीलिए इसको मृत सागर कहा जाता है। यानी मृत सागर में नमक बहुत ज्यादा है, और नमक की मात्रा ज्यादा होने के कारण कोई भी जलीय जीव इसमें जीवित नहीं रहता है, इसलिए इसे मृत सागर कहा जाता है। लेकिन जो भी इंसान इसमें कूदता ना साहब डूबता नहीं है, क्योंकि नीचे घनत्व ज्यादा ना है, वो तैरते रह जाता है। तब पूछता है कि कौन सा सागर जिसमें इंसान तैरते रहता है, वो कौन सागर है? मृत सागर है साहब। मृत सागर जो है ना वो है किस देश में? तो इजराइल में है और जॉर्डन में साहब, ये दो देशों में है। यानी अगर कभी पूछ दे कि मृत सागर किस देश में है तो वो इजराइल में है और जॉर्डन में है। देखो जॉर्डन नदी भी है साहब, जॉर्डन नदी, वो जॉर्डन नदी जॉर्डन इजराइल में बहती है,
ये जॉर्डन नदी का जो संगम जो है ना वो मृत सागर है। अगर पूछा जाए कि जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है तो मृत सागर में ही जाकर अंत होती है साहब। आगे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की स्थापना कब हुआ? देखिएगा, दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को ही माना जाता है। और मोसाद की जो स्थापना हुई है सब 1949 में हुआ है। कब हुआ? 1949 में। दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी इजराइल की खुफिया एजेंसी को माना जाता है और वो है मोसाद। और मोसाद की स्थापना हुई है 1949 में। गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जा कब हुए? तो देखिएगा साहब, ये है गाजा पट्टी, यहाँ पे देखिएगा, ये है गाजा पट्टी, ये है गाजा पट्टी, देखिएगा ये है गाजा पट्टी। तो गाजा पट्टी जो है ना साहब वो है इजराइल में, लेकिन है भूमध्यसागर के तट पर। इसकी कहानी ये है कि ये जो गाजा पट्टी जो है, ये जो गाजा पट्टी है, तो गाजा पट्टी शुरुआत में, गाजा पट्टी फिलीपीन, हाँ, गाजा पट्टी इजराइल को बनने से पहले फिलीपींस का हिस्सा हुआ करता था। गाजा पट्टी इजराइल को बनने से पहले फिलीपींस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1948 में इजराइल की आज़ादी के बाद जो फिलीपींस ने हमला किया तो उस दौरान गाजा पट्टी 1948 में मिस्र के कब्जे में चला गया। और ये 1948 से 1967 तक मिस्र के कब्जे में रहा साहब। गाजा पट्टी जो है 1948 से 1967 तक मिस्र के कब्जे में रहा। और 1967 के बाद गाजा पट्टी पर इजराइल का कब्जा हो गया। इजराइल का कब्जा हो गया। किसका कब्जा हो गया? इजराइल का। तो देखिए, एक गाजा पट्टी है जो इजराइल के पश्चिम में है और ये भूमध्यसागर के तट पे है। और ये गाजा पट्टी पहले फिलीपींस का हुआ करता था, लेकिन 1948 से मिस्र कब्जे में आया और 1948 से 1967 तक मिस्र के कब्जे में रहा। लेकिन 1967 में इस पर इजराइल की कब्जा हो गया, तब से गाजा पट्टी पर इजराइल का ही कब्जा है। लेकिन गाजा पट्टी को एक आतंकवादी संगठन है साहब जिसका नाम है हमास। गाजा पट्टी में हमास का कंट्रोल है। गाजा पट्टी को हमास अपने कंट्रोल में किए हुए है। तो पूछा जाए कि हमास जो है, अब इसको इजराइल कहता है आतंकवादी संगठन, लेकिन दूसरे तरफ फिलिस्तीन कहता है राजनीतिक संगठन, क्योंकि फिलिस्तीन के लिए काम करता है। तो हमास का डीलिंग कहाँ से होती है? हमास का जो डीलिंग हो रहा है वो गाजा पट्टी से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? गाजा पट्टी। हम जो वीडियो बना रहे हैं साहब, आज जो वीडियो बना रहे हैं, तो अब तक गाजा पट्टी में 8000 लोगों की मौत हो चुकी है। 8000, 8 लाख नहीं, अब तक गाजा पट्टी में 8000 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी युद्ध चल रहा है ना, 8000 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये मौत का अंजाम दिया कौन? इजराइल दिया। कौन दिया? इजराइल दिया है। चलिए, अब करें तेल अवीव शहर किस देश में है? तेल अवीव, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तेल अवीव है। तो तेल अवीव शहर जो है ना, वो गाजा पट्टी पर इजराइल की कब्जा कब हुई? ही ना था। इसका राइट आंसर हो गया 1967 हो गया। चलिए अब देखिएगा, हाँ, अब कह रहा तेल अवीव, ये देखिए तेल अवीव किस देश में है? तो तेल अवीव शहर जो है ना वो इजराइल में है। अब ये तेल अवीव का स्थापना 1909 ईस्वी में हुआ था और इसका स्थापना किया गया था यहूदियों द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो यहूदियों द्वारा किया गया था। आगे, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? तो भारत की पहली सोलर सिटी है साहब सांची। समझे, ये आपका एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एमपी में। तो भारत की पहली सोलर सिटी है सांची। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उद्देश्य है साहब कि 2070 तक हर राज्य की एक शहर में एक सोलर सिटी बनाया जाए। चलिए आगे, यूएस ओपन 2023 में का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये सर्बिया के हैं। किस देश के खिलाड़ी है? तो ये आपके सर्बिया के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नया नाम क्या रखा? हमारे देश में नए संसद भवन बन गया ना, तो पुराने संसद भवन का नाम रखा गया संविधान सदन। क्या रखा गया? संविधान सदन रखा गया साहब। दोनों बगले में है, दोनों दिल्ली में सटे हुए दोनों है आसपास में। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने लोकतंत्र दिवस मनाने की प्रस्ताव रखा था 2007 में, लेकिन यह 2008 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में इसका प्रस्ताव रखा गया था 2007 में और ये मनाया जा रहा है 2008 से। कब से मनाया जा रहा है? 2008 से। डुरांड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? डुरांड कप 2023 का खिताब जीता साहब मोहन बगान सुपर जॉइंट।
सुपर ज्वाइंट। और किसको हरा के जीता? तो ये ईस्ट बंगाल को हरा के जीता साहब। तो इसका राइट आंसर होगा मोहन बागान सुपर ज्वाइंट। लेकिन किसको हरा? तो ये ईस्ट बंगाल को हरा।